हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीए इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स और अभी चल रहा है ग्रेविटेशन चैप्टर। ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज 4th लेक्चर है जिसमें हम ऑलमोस्ट इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास को। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग अबाउट द सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स की ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में, टाइम पीरियड क्या होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं, पोलर सैटेलाइट्स क्या हैं, एस्केप वेलोसिटी के बारे में भी हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास से। देखो, जब मास को डिफाइन किया जाता है तो बहुत ही सिंपली हम कहते हैं कि मैटर कंटेन्ड इनसाइड अ बॉडी इज नॉन एज मास। तो हम एक बार मास के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मास क्या है? मास इज द मैटर कंटेन्ड इनसाइड अ बॉडी। इसकी एसआई यूनिट केजी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी है और हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला mL0T0 से लिखते हैं। अब जो मास है उसके हमारे पास में दो टाइप है। फर्स्ट वी आर सेइंग द इनर्शियल मास एंड अनदर वन वी आर कॉलिंग ग्रेविटेशनल मास। जो इनर्शियल मास है उसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनर्शिया वर्ड आ रहा है, तो मतलब ये जो भी ऑब्जेक्ट है उसके इनर्शिया से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग इसको इनर्शियल मास कहते हैं। और इनर्शियल मास कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम न्यूटन के सेकंड लॉ से इनर्शियल मास को डिफाइन करते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ हमें कहता है F इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर मुझे यहां से मास चाहिए तो आई विल सिंपली राइट F अपॉन a। If a is equal to 1 meter per second square, in that case the mass comes out to be equal to the force। तो हम यहां से इनर्शियल मास को कैसे डिफाइन करेंगे कि वो फोर्स जो यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, उस फोर्स को हम इनर्शियल मास कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये फोर्स इनर्शियल मास के बराबर आया और ये फोर्स कितना है? ये फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी में यूनिट एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो दैट इज नॉन एज द इनर्शियल मास। अब इनर्शियल मास की कुछ प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। इनर्शियल मास इज रिलेटेड टू इनर्शिया इन लीनियर मोशन। हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से इसको डिफाइन करते हैं। इसको बोलेंगे दिस मास इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन इन द बॉडी। जो अभी अभी हम लोगों ने मैथमेटिकली प्रूव किया कि F इज इक्वल टू ma है हमारे पास में, और अगर एक्सेलरेशन a के 1 के बराबर है तो उस केस में इनर्शियल मास विल बी इक्वल टू द फोर्स। तो मतलब वो फोर्स जो यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है बॉडी में, दैट इज इक्वल टू द इनर्शियल मास ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट, ग्रेविटी का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। इट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इनसाइड द बॉडी। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जितना ज्यादा मैटर होगा उतना ही ज्यादा इनर्शियल मास होगा। मतलब इनर्शिया को भी हम मास से ही मेजरमेंट करते हैं। तो जैसे ट्रक है, ट्रक का मास बहुत ज्यादा है तो उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा होता है। कोई छोटी सी टॉय कार है, उसका मास कम है तो उसका इनर्शिया कम होता है। तो दिस इज हाउ दिस मास इज the matter contained inside the body. It is independent of shape, size and state of the body and it also does not depend on the temperature. इसके अलावा अगर इसके आसपास में कोई भी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं तो इनर्शियल मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है आसपास की बॉडीज से। जबकि जब हम ग्रेविटेशनल मास पढ़ेंगे तो हम क्लियरली कहेंगे कि अगर उसके आसपास में कोई दूसरी बॉडीज रखी हुई हैं तो उनकी वजह से ग्रेविटेशनल मास पे इफेक्ट आता है, बट इनर्शियल मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा आसपास में रखी हुई बॉडीज का। जब भी कोई दो बॉडीज केमिकली या फिजिकली एक दूसरे से कंबाइन होती है तो उस केस में उसका जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। इसके अलावा हम सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा से इसको ऐड कर सकते हैं। एंड लास्ट में यहाँ पे लिखा है इंक्रीजेस विद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इसको किस तरीके से मैथमेटिकली लिखा जाएगा? m इज इक्वल टू m0। m0 इज द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। रेस्ट मास से मतलब हुआ जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा उस टाइम में जो उसका मास है, दैट इज रेस्ट मास। तो जो चेंज आएगा
मास में वो इस रिलेशन से आएगा, m इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, सॉरी, c इज व्हाट, इट इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशंस आ गए इनर्शियल मास के लिए। नाउ वी हैव द ग्रेविटेशनल मास। देखो, एक हम लेते हैं f इज इक्वल टू एम ए, और एक हमारे पास में फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम जी। जो ये F इज इक्वल टू एम जी है, दैट इज द ग्रेविटेशनल पुल या फिर वेट जिसे हम कहते हैं। तो यहां पे अगर हमें ये वाला मास बताना है तो दिस मास इज व्हाट, दिस इज द ग्रेविटेशनल मास, और यहां पे ये वाला जो मास है ये क्या कहलाता है, दिस इज द इनर्शियल मास। तो अगर मुझे ग्रेविटेशनल मास को यहां से डिफाइन करना है तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो ग्रेविटेशनल पुल वाला फॉर्मूला है उसका यूटिलाइजेशन करना है। तो यहां से m विल बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पुल डिवाइड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1 के बराबर है तो उस केस में जो ग्रेविटेशनल पुल है दैट विल बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो मास है दैट इज ग्रेविटेशनल मास, और जो लीनियर मोशन के इनर्शिया की वजह से जो मास है दैट इज इनर्शियल मास। कैसे लिखेंगे हम इसे, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस बाय बॉडी इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ यूनिट इंटेंसिटी। मतलब हमारे पास में F किसके बराबर, mg के बराबर। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बताया था कि g इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये इसके बराबर आता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है तो ग्रेविटेशनल पुल कैन बी रिटन एज m इंटू आई। यहां से m किसके बराबर हो जाएगा, F अपॉन आई के बराबर। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यूनिट के बराबर है तो ऑब्जेक्ट को जो भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस होगा, दैट विल बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल मास। So this is how we are going to define the gravitational mass. So this was the difference between inertial and gravitational मास। अब देखो, ग्रेविटेशनल मास बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, शेप एंड साइज इन सबसे उसको कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, बट आसपास में अगर कोई ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनका उन पे इफेक्ट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास है वो दोनों एक ही आते हैं। हम इनके इक्विवेलेंस को भी प्रूव कर सकते हैं, जो बाद में आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में काफी ज्यादा हेल्प करता है, बट दैट विल बी लाइक वेरी मच। अभी हम 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि हम इक्विवेलेंस को प्रूव करें और देन उसके बाद में हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से उसको कनेक्ट करें। बट हाँ, ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास में जो हमने पढ़ा है उससे भी बहुत सारी चीजें आगे प्रेजेंट है। हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। देखो, जब सेंटर ऑफ मास पढ़ा था तब ऑलरेडी हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में काफी डिस्कशन कर लिया था। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पे हम उसके कंप्लीट वेट को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये पेन है, अगर मुझे इस पेन के वेट को बैलेंस करना है तो दिस इज द पॉइंट जहां पे मैं इसके वेट को बैलेंस कर पा रही हूं, एंड दिस पॉइंट इज नॉन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जहां पे भी हम वेट को बैलेंस कर देते हैं उसी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सैटेलाइट। अगर आज की डेट में देखें हम तो बहुत सारी चीजें बिना सैटेलाइट्स के पॉसिबल है ही नहीं। जैसे आज हम ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दी सैटेलाइट्स। हम फोन पे बात कर पाते हैं, हम रिमोट सेंसिंग की बातें करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग की बातें करते हैं, हम सैटेलाइट्स के थ्रू हमारी कंट्री की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी करते हैं। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सैटेलाइट्स। किस तरीके से काम करता है, जितने भी टीवी, रेडियो, इंटरनेट, ये सब चीजें हैं, ये सब सैटेलाइट्स के थ्रू हो रही है। देन हम लोगों को पहले से पता चल जाता है किस दिन कितनी बारिश होने वाली है, या फिर कहाँ पे कोई साइक्लोन आने वाला है, या फिर कोई तूफान आने वाला है। तो उस हिसाब से प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं। जो एग्रीकल्चर है उसको अकॉर्डिंगली हम डिजाइन कर लेते हैं। इवन जियोलॉजी में भी सैटेलाइट्स बहुत हेल्प करते हैं कि किस जगह पे पानी है, किस जगह पे कौन सा मेटल प्रेजेंट होगा। तो दैट इज आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। जो नेविगेशन एंड जीपीएस सिस्टम है, आजकल हम कहीं पे भी जाते हैं तो गूगल मैप खोलते हैं और गूगल मैप से कि चलो अब यहाँ जाना है, तो वो जो नेविगेशन है वो हमें वहां तक पहुंचा देता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्यों पॉसिबल हो पाई, क्योंकि हमने सैटेलाइट्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ा।
अब सैटेलाइट्स, अब एकदम से आता है कि भाई सैटेलाइट हमारे दिमाग में आया कैसे। तो देखो हमारे दिमाग में सैटेलाइट कहाँ से आया, जैसा कि मैं बहुत स्टार्टिंग से तुम लोगों को बताते हुए आ रही हूँ कि जो हमारा फिजिक्स है दैट इज रिलेटेड टू द नेचर। तो मतलब जो भी हमें आज की डेट में जितनी भी हमारी फिजिक्स की टेक्नोलॉजीज है, दोज ऑल टेक्नोलॉजीज आर इंस्पायर्ड बाय द नेचर ओनली। हम पहले नेचर में देखते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं और नेचर से इंस्पायर होके हम उसको आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं और फिर हम हमारी लाइफ को सिंपल एंड ईजी बनाते हैं। तो जो सैटेलाइट्स है उनका कॉन्सेप्ट भी हमें नेचर से ही मिला। जैसे सन है, सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो अर्थ इज द सैटेलाइट ऑफ सन। बाकी के जितने भी प्लेनेट जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, दे ऑल आर दी सैटेलाइट्स ऑफ सन। देन अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व कर रहा है, तो मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो मतलब किसी भी एक बड़ी बॉडी के चारों तरफ एक छोटी बॉडी ऑर्बिट कर रही है, तो हम उस छोटी बॉडी को सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे सैटेलाइट को? इट इज अ बॉडी विच इज रिवॉल्विंग कंटिन्यूअसली इन एन ऑर्बिट अराउंड अ कंपैरेटिवली मच लार्जर बॉडी। मतलब जैसे अगर हम अर्थ और सन को कंपेयर करें तो सन इज वेरी वेरी लार्जर देन द अर्थ। तो सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अर्थ इज द सैटेलाइट ऑफ सन। देन इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ अर्थ, मून का साइज बहुत ही छोटा है, तो मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो ये हमें नेचर में देखने को मिलता है। जितने भी नेचर में सैटेलाइट्स दिख रहे हैं उनको हम नेचुरल सैटेलाइट्स बोलते हैं। सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स प्रेजेंट है सैटर्न के पास में। अगर हम 2025 का डेटा देखें तो अराउंड 145 सैटेलाइट्स आर देयर विद द सैटर्न। सैटर्न के बाद में जुपिटर की बारी आती है। जुपिटर के पास में अराउंड 95 सैटेलाइट्स प्रेजेंट है, जिन्हें नेचुरली हम मून के नाम से भी जानते हैं। तो अब देखो ये डेटा अगर वेरी करेगा, अगर आपने कोई बुक ऐसी पढ़ने हैं जिनमें बहुत पुराना डेटा है तो हो सकता है कि ये नंबर कुछ 20-25 हो। फिर कोई और थोड़ी सी एडवांस अपडेटेड बुक देखोगे तो वहां पे आपको 62-63 नंबर दिख सकता है। या फिर अगर हम बहुत ही लेटेस्ट बात करें भाई, अभी जैसे 2025 तक के डेटा की बात करें तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज एडवांस हो रही है, तो उस हिसाब से नए नए मून्स की डिस्कवरीज भी होती है। तो जो सैटर्न और जुपिटर है उनके मून्स की वैल्यू आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकती है, बट लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने लास्ट में पढ़ा है उस हिसाब तक जो सैटर्न है उसके पास में अराउंड 145 मून्स है, जो अभी तक सबसे ज्यादा है, और जुपिटर के पास में अराउंड 95 मून्स प्रेजेंट है, जिन्हें हम नेचुरल सैटेलाइट्स कहते हैं। अब इन नेचुरल सैटेलाइट से इंस्पायर होके ही ह्यूमन बीइंग्स ने, मैनकाइंड ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाए। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में सबसे पहले रशिया ने 4 अक्टूबर 1957 में स्पुतनिक नाम का एक सैटेलाइट था जिसको लॉन्च किया। दैट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट। अगर हम इंडिया के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 19 अप्रैल 1975 में सबसे पहले आर्यभट्ट नाम का एक सैटेलाइट हम लोगों ने लॉन्च किया था। रशियंस की हेल्प से ही उसको किया था, रशियंस की लैंड से ही लॉन्चिंग की गई थी, बट दैट वाज एन इंडियन सैटेलाइट, नेम वाज आर्यभट्टा। उसके बाद बहुत सारे सैटेलाइट्स है जो हम लोग अभी तक भेज चुके हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों ही तरह के सैटेलाइट्स प्रेजेंट है। अब इनके बारे में स्टडी करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास है द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट, कि मतलब सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमें किस प्रिंसिपल का यूज करना होता है। तो देखो कोई भी सैटेलाइट जिसको अगर हमें लॉन्च करना है तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात होती है कि अगर हम अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास में अर्थ है, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, और इसका मास है कैपिटल M के बराबर, एंड R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। हमें सबसे पहले तो एक स्मॉल m नाम का जो ये सैटेलाइट है इसको अर्थ की ऑर्बिट में पहुंचाना है। अर्थ की ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए हमें इस स्मॉल m मास को इतनी सफिशिएंट वर्टिकल वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर जाए। क्योंकि आप देखो अगर मैं इस पेन को एक हल्की सी वेलोसिटी से ऊपर फेंकती हूँ तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वापस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे आ जाएगा। अगर थोड़ा ज्यादा वेलोसिटी से फेंकूंगी तो ये जाएगा फिर वापस नीचे आ जाएगा,
और ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो और ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो मतलब हमें इसको एक इतनी ज्यादा सफिशिएंट वर्टिकल वेलोसिटी देनी है कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर दे और ये बाहर चला जाए। तो मतलब पहले तो हमें यहाँ पे एक वर्टिकल वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, वर्टिकल वेलोसिटी, ताकि ये ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर दे। जो ये वर्टिकल वेलोसिटी है इसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करके जाने वाली वेलोसिटी, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। तो ये एस्केप वेलोसिटी रहेगी। उसके बाद दूसरी एक वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जिसकी रिक्वायरमेंट है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे क्या करेगी, जो भी सैटेलाइट हमने लॉन्च किया है उस सैटेलाइट को इस अर्थ के चारों तरफ मूव कराने में हेल्प करेगी। तो मतलब एक वर्टिकल वेलोसिटी हमें यहाँ रिक्वायर्ड रहेगी ताकि हम ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करके इसके ग्रेविटी से बाहर चले जाएं। उसके बाद में एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए ताकि हम इसके चारों तरफ, जो अर्थ है उसके चारों तरफ सैटेलाइट को रिवॉल्व करवा सके। तो मेनली किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए दो नेसेसरी कंडीशंस हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी, पहली वर्टिकल वेलोसिटी की, दूसरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की। अब वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, द एस्केप वेलोसिटी। तो पहले हम वर्टिकल वेलोसिटी को देखते हैं, उसके बाद में हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करेंगे। वर्टिकल वेलोसिटी में हमने माना कि फॉर एग्जाम्पल जो अर्थ है, हियर इज द अर्थ, और इस अर्थ से हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी तक लेके जाना चाहते हैं। इन्फिनिटी तक इसलिए ताकि इसका ग्रेविटेशनल पुल चला जाए, मतलब उसको ओवरकम कर दें हम। दिस इज द डिस्टेंस r, कैपिटल R, m इज द मास ऑफ द अर्थ, और हमने किसी पॉइंट P, दिस इज द डिस्टेंस x, यहाँ पे Q ले लेते हैं, दिस इज x एंड दिस इज इंफिनिटी। अब आप देखो, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, स्मॉल m वाले को, इस सरफेस से P पॉइंट तक लेकर जाएंगे तो वहां पे इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। वो फोर्स किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय x स्क्वायर। दिस इज द फोर्स जो P पॉइंट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर लग रहा है। अगर हम P पॉइंट से Q पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को लेके जाना चाहते हैं, इसका मतलब वी हैव टू डू सम वर्क, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी हम जा रहे हैं, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। छोटी सी डिस्टेंस है तो छोटा सा वर्क डन किसके बराबर होगा, F डॉट dx के बराबर। तो dw विल बी इक्वल टू F डॉट dx। F किसके बराबर, कि G कैपिटल M स्मॉल m x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, ये हमारे पास में स्मॉल वर्क डन आ गया। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाना। अब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाना मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेकर जाना। तो हम इस r डिस्टेंस से जब इन्फिनिटी पे जाएंगे तब जाके ये सैटेलाइट या ये ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर पाएगा, ग्रेविटी को एस्केप कर पाएगा। तो अगर हम इसको यहां इंटीग्रेट कर दें, कहां से, कैपिटल R से इन्फिनिटी तक, तो इसका मतलब हमें वर्क डन मिल जाएगा इस पॉइंट से लेके इन्फिनिटी तक लेकर जाने में कितना वर्क डन हमें करना पड़ रहा है। तो ये वर्क डन क्या आ जाएगा, जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनको कॉमन ले लेते हैं, GM R टू इन्फिनिटी 1/x स्क्वायर इंटू dx। अब हमें सिंपली यहाँ पे 1/x स्क्वायर जो है उसका इंटीग्रेशन करना है। तो हाउ इट विल बी डन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m x -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, और हमें वैल्यू लेनी है R से इन्फिनिटी तक की लिमिट की वैल्यू। नाउ लेट्स डू इट, GM -1/R 1/x माइनस 1/x R टू इन्फिनिटी। जब लिमिट पुट करेंगे तो हमें वर्क डन मिलेगा -GMM अपॉन
एक्स आर के बराबर अपॉन आर, दिस विल बी द वर्क डन, क्योंकि 1/∞ तो 0 के बराबर हो जाएगा। एक बार इसको कर देती हूं मैं आगे, इसे 1/∞ माइनस 1/r, तो ये हमारे पास में आया 1/∞, 0 हो जाएगा, माइनस 1/r रहेगा, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन किसके बराबर आ गया, -gmm/r के बराबर। सो दिस इज द वर्क डन जो हमें करना पड़ेगा अगर हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करवाना चाहते हैं किसी भी बॉडी को। और यही जो वर्क डन है वो किसकी फॉर्म में है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है उस सैटेलाइट को लेके जा रही है ऊपर, वही काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे वर्क डन कर रही है। तो ये जो वर्क डन है ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसके बराबर, 1/2 mv² के बराबर। दिस वेलोसिटी इज नॉन एज द एस्केप वेलोसिटी। दोनों को इक्वेट करते हैं, इक्वेट करने पे हमें मिलेगा हाफ mv², दिस इज इक्वल टू -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया और हमें एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई 2gm/r। This is the formula for escape velocity, 2gm/r। This is the first formula। हमारे पास में escape velocity के 3 formulas है, हमने पहले फॉर्मूले को डिराइव किया है, that is v is equal to 2gm/r। अब हम और आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास में यहाँ पे escape velocity आ गई 2G M/r and root। Now we all know that small g किसके बराबर होता है, Gm/r², that is acceleration due to gravity। अगर मैं इस इक्वेशन से G into m की वैल्यू देखूं तो that is equal to gr²। ये जो वैल्यू हमें मिली है Gm is equal to small gr², इसको हम एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो हमें एस्केप वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज 2gr² डिवाइड बाय r, ठीक है, एंड रूट। इस r को इस r से कैंसिल कर देते हैं, वी हैव गॉट 2gr रूट। सो दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर द एस्केप वेलोसिटी। अब हम एक और फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करते हैं एस्केप वेलोसिटी का, वो कौन सा फॉर्मूला है, इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास में मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई r³ के बराबर। हमने यहाँ अज्यूम कर रखा है कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल इन शेप है और उसकी जो डेंसिटी है वो पूरे के पूरे सरफेस पे कांस्टेंट है, तो हमें यहाँ से m की वैल्यू मिल गई ρ.4/3 पाई r³। अब हम इस वाली इक्वेशन में जो हमारा ये जो मास है, इस मास की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं ये, तो हमारे पास ये मास की वैल्यू जो पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे, तो VE किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2g/r इंटू ρ/4/3 पाई r³। क्यूब से एक ही r कटेगा तो यहाँ स्क्वायर रह जाएगा और हमें एस्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला मिल गया 8/3 ρ/g/r² और इसका रूट। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला फॉर द एस्केप वेलोसिटी। ये हमें तीसरा फॉर्मूला मिला, तो तुम देखो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर द एस्केप वेलोसिटी, this is second formula for the escape velocity and this one is third formula for the escape velocity। तो ये 3 formulas यूज करके हम escape velocity के जितने भी क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर सकते हैं। मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाऊंगी एट द एंड, जिसमें escape velocity से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। तो यहाँ पे 1 2 3 ये 3 हमको फॉर्मूलाज मिल गए। अगर हम किसी में भी वैल्यू पुट करते हैं, जैसे हमारे पास में ये एक फॉर्मूला है एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gr। अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें 2 इंटू जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, r की वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10⁸ मीटर्स। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो जो एस्केप वेलोसिटी है दैट कम्स अराउंड
11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास में एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आती है। अब यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, जो ये एस्केप वेलोसिटी है, मतलब ये वो वेलोसिटी है जो हमें चाहिए होगी अगर हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करना चाहते हैं, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, क्योंकि हमने यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रखा है, तो इसलिए ये वैल्यू 11.2 आ रही है। लेकिन हकीकत में ये वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट होगा, तो उसको कम करने के लिए हमें थोड़ी सी ज्यादा वेलोसिटी चाहिए होगी ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप करने के लिए। तो थ्योरेटिकल वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई फॉर द एस्केप वेलोसिटी। तो हमने एस्केप वेलोसिटी पढ़ लिया। अब बात आती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की। भाई अगर कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो पहला तो हो गया वर्टिकल वेलोसिटी दो, दूसरा आएगा अब हमें उसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी देनी है, जिसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं। वो किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है? उसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का हमारे पास में कॉन्सेप्ट है, ये अर्थ है, इस अर्थ पे हमने किसी भी हाइट h से अगर किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं कोई वेलोसिटी v देके, कम वेलोसिटी दिए तो हमने कहा वो p पॉइंट पे आके गिरेगा। अगर हमने थोड़ी ज्यादा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी तो वो q पॉइंट पे आके गिरेगा, और ज्यादा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी तो हमने कहा उसकी रेंज और बढ़ गई, वो r पे आके गिरेगा। तो मतलब जितनी ज्यादा हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे वो उतनी ही ज्यादा रेंज कवर करेगा। अब अगर हम इतनी सफिशिएंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दें कि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेके ये ऑब्जेक्ट ऐसे इस अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने लग जाए, वो नीचे गिरे ही ना, तो इस वेलोसिटी को कहा जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, और यू कैन से द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो अब हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है ऑर्बिटल वेलोसिटी का। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी को। वो मिनिमम स्पीड जो किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए, उसमें ऑर्बिट में पुट करने के लिए जरूरी होती है, दैट इज नॉन एज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। मतलब मिनिमम स्पीड जो चाहिए उस ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, दैट इज नॉन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी में डायरेक्शन अगर हमें किसी भी इंस्टेंट पे पता करना हो तो हम वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और वो टेंजेंट हमें उस ऑर्बिटल वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देता है। पहले हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करते हैं, और फिर देखते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूला से जो भी हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली लिख रखा है वो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगेन हम अर्थ को ही यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं। अर्थ का सरफेस, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, मास ऑफ अर्थ। अगर इसके हम यहाँ किसी हाइट h पे ऑर्बिटल वेलोसिटी को लिया और ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से इसके चारों तरफ मूव कर रहा है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आएगी दैट विल बी इक्वल टू r प्लस h। दिस इज द टोटल डिस्टेंस r प्लस h। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। आप देखो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ठीक है, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब ये एक सर्किल में मूव कर रहा है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव करता है इसका मतलब वहां पे सेंट्रिपिटल फोर्स का होना बहुत जरूरी है। बिना सेंट्रिपिटल फोर्स के तो कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता सर्किल में। मतलब यहाँ पे एक सेंट्रिपिटल फोर्स है जिसकी रिक्वायरमेंट है, तभी जाके ये ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव करेगा, अदरवाइज ये सर्किल में मूव नहीं कर पाएगा। इसको मैं स्मॉल r से लिख रही हूँ, तो mv स्क्वायर बाय r, r प्लस h को हमने स्मॉल r मान रखा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेंट्रिपिटल फोर्स ये कौन प्रोवाइड करेगा? द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा कि g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ पे ये स्मॉल m है, ठीक है। तो हमारे पास में दो इक्वेशंस आ गई, पहला सेंट्रिपिटल फोर्स, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमें पता है कि दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर सकते हैं, एंड दिस इज हाउ वी विल गेट m v ऑर्बिटल स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल r।
अब एक स्मॉल आर से ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, और हमारे पास में जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आ गई कैपिटल GM अपॉन स्मॉल आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू आर प्लस एच, तो वी कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच। दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा अब इसको भी क्या फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। हम यहाँ पे जो GM है उसकी वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी मिली V नॉट इज इक्वल टू कैपिटल GM अपॉन R प्लस H रूट। वी ऑल नो दैट GM इज इक्वल टू स्मॉल g इंटू आर स्क्वायर। ये जो हमारे पास में एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है वहां से हम लिख रहे हैं। सो दिस विल बी GR स्क्वायर अपॉन R प्लस H। यहां से अगर हम R को कॉमन ले लें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाती है हमारे पास में G अपॉन R प्लस H रूट, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल R कैपिटल G डिवाइड बाय स्मॉल r। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब अगर हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो r प्लस एच है, हम यहाँ अजम्पशन लेके चल रहे हैं। अजम्पशन क्या है? r प्लस एच इज नियरली इक्वल टू r, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही है r प्लस एच जो है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ये वैल्यू हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? V नॉट विल बी इक्वल टू GM अपॉन R के बराबर आ जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको R से इस वाली वैल्यू में पुट कर देते हैं, तो V नॉट विल बी इक्वल टू GR स्क्वायर अपॉन R, मतलब R प्लस एच जो है दैट इज नियरली इक्वल टू R है, तो हमने इसको वैल्यू को पुट करा तो दिस इज GR स्क्वायर अपॉन R, ये कैंसिल हो गया एंड वी हैव गॉट V नॉट इज इक्वल टू स्मॉल g इंटू कैपिटल R रूट। सो दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी इन केस अगर हमने जो हाइट ली है दैट इज इक्विवेलेंट टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर यहां से हम वैल्यू निकालना चाहे तो हम g की वैल्यू रख सकते हैं और कैपिटल R की वैल्यू रख देते हैं, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। जब इन दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे तो V नॉट कितना आएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू R 6.4 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो दिस कम्स अराउंड 7.92 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज व्हाट वी गेट एज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये हमारे पास में कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए। तो अभी तक हमने एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली किसी भी सैटेलाइट के लिए, हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी को फाइंड आउट किया है किसी भी सैटेलाइट के लिए। नाउ ऑन व्हाट फैक्टर्स दिस ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड्स, हम यहां से बहुत क्लियरली कह सकते हैं कि ये मास ऑफ द प्लेनेट पे डिपेंड करेगा। The orbital velocity depends on the mass of the planet and radius of the planet। और कितना दूर है, हाइट कितनी है, उस पे डिपेंड करेगा। तो ये तीन फैक्टर्स है जिसपे ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड करती है। ऑब्जेक्ट के मास पे ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती। तो अब हम वापस चलते हैं हमारे थ्योरेटिकल वैल्यूज पे और वहां से देखते हैं इसको। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट। कहीं पे भी हमें फॉर्मूला में स्मॉल m नहीं दिख रहा, इसका मतलब मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करती ऑर्बिटल वेलोसिटी। डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। जैसे जैसे ऑर्बिट की हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू GM अपॉन R प्लस एच है, तो इनवर्स रिलेशन है। तो h बढ़ेगा तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। तीसरा, मास एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट पे डिपेंड करती है, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करती। तो दिस वाज अबाउट द ऑर्बिटल वेलोसिटी और यू कैन से द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। नाउ लेट्स स्टडी द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। सबसे पहले तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन देखते हैं।
जो भी टाइम लगता है किसी भी सैटेलाइट को अर्थ का एक कंप्लीट राउंड लगाने में, दैट इज नॉन एज टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। कैसे लिखेंगे इसे? द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अबाउट द अराउंड द अर्थ इज नॉन एज टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी से डिनोट करते हैं हम इसे। अच्छा, इसके बाद में आगे चलते हैं। जो टाइम पीरियड है उसको अगर हमें मैथमेटिकली देखना है तो मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे वन रेवोल्यूशन। वन रेवोल्यूशन का मतलब हो गया 2πr डिवाइड बाय वेलोसिटी, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी। मतलब कोई भी सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है और वन रेवोल्यूशन करने में उसको जो टाइम लगता है दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? 2π/ω, मतलब जो भी ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो नीचे लिखेंगे, दैट इज v0। और जो एक पूरा का पूरा टाइम वो डिस्टेंस उसने कवर किया, तो डिस्टेंस कितना कवर किया? 2πr के बराबर। ठीक है, v0 हमारे पास किसके बराबर है? v0 इज इक्वल टू gm upon r plus h root. This is how we can write it down. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 2πr डिवाइड बाय स्मॉल g r स्क्वायर डिवाइड बाय r प्लस h। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं। 2πr डिवाइड बाय 1 इंटू r प्लस h डिवाइड बाय g रूट इंटू कैपिटल R। कैपिटल R को मैंने रूट से बाहर ले लिया, बाहर लिया तो ये फिर सिंगल हो गया, तो कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जो R प्लस एच है, ये R प्लस एच हमारा स्मॉल r के बराबर है, दिस इज इक्वल टू स्मॉल r, तो हम इसको लिख सकते हैं 2πr अपॉन कैपिटल R, R बाय G। अगर इस R को अंदर लेके जाए तो दिस विल बिकम 2π अपॉन कैपिटल R, R क्यूब अपॉन G। तो दिस विल बी द टाइम पीरियड जो हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। अब जो ये टाइम पीरियड है इसमें अगर हम वैल्यूज को पुट करते हैं और वैल्यूज पुट करने के बाद में हमें जो आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 84.6 मिनट्स के बराबर। यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास में, A satellite orbiting close to the surface of Earth has a time period of revolution about 84.6 minutes। तो जैसे ही हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा दैट इज 84.6 मिनट्स। वैल्यूज पुट करने के लिए हम पहले ये अज्यूम करेंगे कि जो हमारा r प्लस एच है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r। ये किसके बराबर है? r के बराबर। जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2π अपॉन कैपिटल R इंटू आर क्यूब डिवाइड बाय G। अब इसमें से R स्क्वायर बाहर ले आओ तो दिस विल बिकम 2π, R से R कैंसिल हो जाएगा, जब R स्क्वायर बाहर आएगा तो सिर्फ R होगा, फिर ये हो जाएगा और यहाँ R बच गया, तो दैट इज R बाय G। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, 2 इंटू 3.14 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाय G कितना? 9.8, और हम इसका रूट कर देंगे। जब रूट करेंगे तो हमें टाइम पीरियड कितना मिलेगा? दिस इज अराउंड 84.6 मिनट्स के बराबर। दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। अब इसी टाइम पीरियड को अगर हमें डेंसिटी की फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। हमें अभी टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये वाला मिला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड। T इज इक्वल टू 2π/r, r क्यूब अपॉन G। T इज इक्वल टू 2π अपॉन r, r क्यूब अपॉन स्मॉल g। ठीक है, जिसमें स्मॉल r इज इक्वल टू r प्लस एच। अब हम इसी फॉर्मूले को लिखना चाहते हैं इन दी फॉर्म ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? rho is equal to mass upon volume, m will be equal to rho into volume, that is equal to 4/3 pi r cube
r cube into density and this is equal to mass. टाइम पीरियड के लिए हमें स्मॉल g की वैल्यू चाहिए. स्मॉल g की वैल्यू होती है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर. हम वैल्यूज पुट करते हैं g अपॉन आर स्क्वायर इंटू मास की जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रॉ. ये इससे कैंसिल हो गया और हमारे पास में g आ गया. हमारे पास g कितना आया 4/3 पाई इंटू रॉ इंटू आर. ठीक है, अब इस g की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो टाइम पीरियड आ जाएगा then the time period will be equal to 2 pi upon r into r cube divide by 4/3 g pi rho into r. ठीक है, और इसका रूट कर देते हैं. नाउ t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन r. हमने मान रखा है कि जो r प्लस एच है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r, तो यहाँ पे भी r क्यूब रहेगा तो दिस विल बिकम 3 r cube divided by 4 pi g into rho into r. This will be the time period in the form of density. अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन और हो सकता है, यहाँ स्क्वायर रह जाएगा, ये कट जाएगा. आप इस वैल्यू को भी अंदर लेके जा सकते हो. अंदर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बिकम, मैं फर्दर सॉल्व कर देती हूँ इसे. t इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3 आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई g इंटू रॉ. दिस इज हाउ वी विल बी राइटिंग इट. 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल और टाइम पीरियड हमारे पास आ गया 3 पाई अपॉन g इंटू रॉ. दिस विल बी द टाइम पीरियड इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी. तो टाइम पीरियड के लिए भी हमारे पास डेंसिटी की फॉर्म में फॉर्मूला आ गया. अब देखो ये डेंसिटी की फॉर्म में बार बार डिराइव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो डेंसिटी की फॉर्म में पूछे जाते हैं कि ये डेंसिटी दे रखी है किसी भी ऑब्जेक्ट जो हमारे पास में प्लेनेट है उसकी, अब बताओ उसका टाइम पीरियड कितना होगा. तो उस वाले केस में हम सिंपली जो हमारे पास में ये फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर सकते हैं और हम सीधा सीधा टाइम पीरियड यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे. तो हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी को पढ़ा है, अभी हमने टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन को पढ़ लिया. आगे बढ़ते हैं. नाउ देयर कम्स एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. अल्टीट्यूड और हाइट ऑफ सैटेलाइट के लिए हम फिर से टाइम वाला फॉर्मूला एक बार यूज करेंगे. टाइम का फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन कैपिटल आर आर क्यूब बाय जी. तो टाइम पीरियड कितना है आर प्लस एच क्यूब अपॉन जी. अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी. मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला था, हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो जो इसका रूट था वो स्क्वायर करने से रूट हट गया और हमारे पास ये वैल्यू आई. अब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं. दिस विल गिव अस 4 पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर प्लस एच क्यूब डिवाइड बाय जी. दिस इज व्हाट वी हैव गॉट. इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये सारी वैल्यूज उधर ले जा रहे हैं. तो दिस इज टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू जी डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू आर प्लस एच क्यूब. अगर मुझे आर प्लस एच का क्यूब हटाना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ भी 1/3 से करूंगी. तो जो ये वाला 3 तो मेरा कट गया 3/3 से और क्या बच गया r प्लस एच इज इक्वल टू टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर और इसका हमारे पास आ गया 1/3. अगर मुझे हाइट h चाहिए तो सिर्फ हाइट h चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस r को इधर ले जा सकते हैं. एंड दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. दिस विल बी द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला आ जाएगा. तो अगर हमें हाइट निकालनी है सैटेलाइट की अबव द सरफेस ऑफ अर्थ तो हम सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द हाइट.
देन देयर कम्स एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू mvr। दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके बराबर है? gm अपॉन r के बराबर। तो हम इसका रूट लिखेंगे इनटू r। सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट। आगे चलते हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। मतलब हमें सैटेलाइट की टोटल एनर्जी बतानी है। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पे अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमें चाहिए तो दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब सैटेलाइट उसके चारों तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी है, और वो ग्रेविटेशनल पुल में है, ग्रेविटेशनल हाइट पे है, तो कुछ उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी है ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्योंकि सैटेलाइट ऑर्बिट में राउंड कर रहा है तो ये जो वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल टू द ऑर्बिटल वेलोसिटी। अभी अभी हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला देखा था, दैट वाज gm अपॉन r रूट। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें यहां से काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू 1/2 gm अपॉन r के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता करना है पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r। दिस इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई हमारे पास में? दिस इज इक्वल टू 1/2 gm अपॉन r, और पोटेंशियल एनर्जी है gmm अपॉन r के बराबर। हम यहाँ देख रहे हैं हमें 1 में से हाफ को माइनस करना है, तो 1 में से हाफ जाएगा तो हमारे पास बच गया 1/2 gmm अपॉन r, और ये नेगेटिव में आएगा। ठीक है, दिस इज द टोटल एनर्जी, और इसी टोटल एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट भी कहते हैं। और ये बाइंडिंग एनर्जी हमें यहाँ पे नेगेटिव में मिली है। नेगेटिव हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए बाउंड है। तो अगर हम उसको एस्केप करवाना चाहते हैं, हम चाहें कि वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व ना करे, वो बाउंड स्टेट में ना रहे, तो उस केस में ये एनर्जी या तो 0 के बराबर या 0 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर नेगेटिव आ रही है इसका मतलब इट इज बाइंडिंग एनर्जी, जो किसी भी सैटेलाइट को बाउंड कर रही है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए। तो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी उस सैटेलाइट को एस्केप करवाने के लिए, दैट विल बी नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी। तो हमें यहाँ पे ये टोटल एनर्जी या फिर बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू मिल गई। अब बाइंडिंग एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं हम? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ टू इंफिनिटी is called binding energy of the satellite and it should be equal or greater than 0। अगर नेगेटिव आ रही है इसका मतलब बाउंडेड ही है सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ। ठीक है, चलो तो हम आज की क्लास में एक बार सैटेलाइट्स की जो बाइंडिंग एनर्जी है वहां तक हम पढ़ते हैं। जो जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट है, यूजेस ऑफ सैटेलाइट्स है, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बस एक बार एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आज का हमारा जो लेक्चर है उससे रिलेटेड कुछ सवाल हमारे पास यहाँ हो जाएंगे। चलो, क्वेश्चन है जेईई मेंस 2024 का। ये कह रहा है टू प्रोजेक्ट अ बॉडी ऑफ मास फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इंफिनिटी। मतलब अर्थ के सरफेस पे कोई मास है जिसको हमें कहाँ पे लेके जाना है? इंफिनिटी पे लेके जाना है। द रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, हमें यहाँ पे कितनी काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी इंफिनिटी पे लेकर जाने के लिए? देखो, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि अगर हम बाउंडेड स्टेट से बाहर जाना चाहते हैं, अगर हम ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जाना चाहते हैं, तो हमारी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है दैट शुड बी ईदर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। तो मतलब अगर हमारी मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू 0 होगी तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हम इंफिनिटी पे चले जाएंगे, एस्केप कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, तो वह तभी आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? gmm अपॉन r के बराबर। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ
mv² के बराबर। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, -gmm/r के बराबर। अब अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें, सॉल्व करना चाहें, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। और फर्दर सिंप्लीफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी, फर्दर सिंप्लीफिकेशन मतलब हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। देखो अगर ऑप्शन में हमें ये -gm/r दे रखा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने कहा कि बहुत इजी है, आराम से हम इसको टिक मार्क कर देंगे, क्योंकि अगर एस्केप करना है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जो टोटल एनर्जी है दैट शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अभी अभी हमने बाइंडिंग एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट में ऐसा पढ़ा है, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर हमें जो ऑप्शंस है वो कुछ अलग दिए हुए हैं तो हमें इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। जैसे कि जो ये जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस में हमें ऑप्शन थोड़े अलग दिए हुए थे, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन क्या करते हैं अपन, gm/ ये जो है दिस इज इक्वल टू कैपिटल R, इसको हम R लिखा है, ये स्मॉल r m है, हम इसको कैपिटल R से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू R²। ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी इसको हम स्मॉल g लिख सकते हैं। तो जो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल रही है वो किसके बराबर मिल जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू mgr। दिस विल बी द आंसर। तो ऑप्शंस में mgr दिया हुआ था, इसलिए हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अदरवाइज अगर हमने यहां तक भी आंसर लिखा है तो दैट आंसर इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। An object is kept at rest at a distance of 3r above the surface where r is Earth's radius. The minimum speed with which it must be projected so that it does not return to Earth. Question क्या कह रहा है कि हमारे पास में अर्थ से 4r की डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज दी r डिस्टेंस, और यहां से 4r हाइट पे है कोई ऑब्जेक्ट, और हमें एस्केप वेलोसिटी पता करनी है। अब देखो जब वो 4r डिस्टेंस पे है तो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी है 4r डिस्टेंस पे दैट इज इक्वल टू -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय 4r, इसके बराबर आ जाएगी। और जब वो एस्केप करेगा, जब एस्केप करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0, और जो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ओनली। और फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना, इन्फिनिटी पे 0 है, माइनस दिस पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बी gmm/4r के बराबर। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv² के बराबर। तो ये 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, और जो हमें मिनिमम वेलोसिटी चाहिए वो किसके बराबर आ गई, gm/2r रूट के बराबर आ गई। सो दिस विल बी द आंसर फॉर द एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, अब इसको हम सिंपली सीधा सा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हैं। क्या है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, v इज इक्वल टू r किसके बराबर है, ये दिस r इज इक्वल टू 4r। तो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी कितनी आ गई, gm/2r। तो आप सीधा सा एस्केप वेलोसिटी में फॉर्मूला पुट कर दो, या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो कि काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। जब हम एस्केप कर जाएंगे भी किसी भी चीज को, तो दोनों ही मेथड हमारे पास में है। जो दूसरा वाला मेथड है वो बहुत ही इजी सा है और बहुत क्विक भी है, तो हम उस वाले मेथड को भी कर सकते हैं। बाकी हमारे पास में अगर बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ में जाएं तो हम इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द सैटेलाइट्स। अब सैटेलाइट्स में भी अभी भी हमारा पोलर सैटेलाइट्स एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स रह रहा है, तो वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।